राजस्थान भाजपा में हावी होती गुटबाजी के बीच पार्टी ने चिंतन किया है। 2 दिन तक मेवाड़ की धरती पर पार्टी के आला नेताओं ने संगठन को मजबूती देने के साथ ही हाल ही के मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने भी राजस्थान नेतृत्व को भविष्य का रोड मैप दिया। चिंतन शिविर में खासतौर पर मिशन 2023 को लेकर फोकस रहा। इसमें पार्टी ने तय किया कि वो कमल के फूल के साथ जनता के बीच जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का मैसेज जनता तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही बूथ और मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने की योजना तैयार की गई। हालांकि चिंतन शिविर की जरूरत क्यों पड़ी और आखिरकार इस मंथन से क्या निकला, इस पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये ज़रूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी के अनुभव का हमें लाभ मिला। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने आगे के एक्शन प्लान के बारे में बात की। तो अमृत की बात की, मैं सकारात्मक बात करता हूँ। इस बैठक से बहुत सार्थक चर्चा हुई है और विश्व कांग्रेस के हिस्से में आएगा। भाजपा ने चिंतन किया तो कांग्रेस को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने सीधे ही भाजपा के इस चिंतन शिविर पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान में महंगाई बड़ा मुद्दा है, भाजपा को पहले इस मुद्दे पर चिंतन करना चाहिए ताकि देश और प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि भाजपा में फूट साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के कई चेहरे पार्टी के सामने चुनौती बन गए हैं। ऐसे में पार्टी की गुटबाजी को रोकने के लिए भाजपा चिंतन कर रही है, लेकिन भाजपा की गुटबाजी यहां रुकेगी नहीं। कांग्रेस ने 2023 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। आन बान और शान है हमारा मेवाड़ पूरे भारत की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आपके विपक्ष के नेता ने जो भारत गौरव और प्रातः स्मरणीय जिनका पूरी दुनिया सम्मान करती है, महाराणा प्रताप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वो मेवाड़ का भी अपमान था, राजस्थान का भी अपमान था, भारत का भी अपमान था। आप चिंतन बैठक कर रहे हैं क्योंकि मेवाड़ की जनता में आक्रोश है। इसलिए राजस्थान का चिंतन, राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने के लिए आप मेवाड़ पहुंचे हैं। भाजपा ने चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर फोकस किया गया। हालांकि ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अपनी ही पार्टी की पिछली सरकारों की उपलब्धियों को फोकस में नहीं लाना उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस चिंतन से कौन चित होता है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान भाजपा का 2 दिवसीय चिंतन राजसमंद के कुंभलगढ़ में संपन्न हो गया है और BL संतोष जिन्हें थिंक टैंक के रूप में भी देखा जाता है, बीजेपी में कद्दावर लीडरशिप के रूप में उन्हें जाने जाते हैं। उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया है, क्या कुछ खास रहेगा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी को अभी जो चर्चा सामने निकल करके आ रही है उसमें गुटबाजी कांग्रेस में दिखाई देती है। बीजेपी से जब सवाल पूछा जाता है कि गुटबाजी का क्या होगा तो कहते हैं कि कांग्रेस में अंतर खुला है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो 2 दिन में मंथन हुआ है उसमें से अमृत बीजेपी के खाते में और विष कांग्रेस के खाते में जा रहा है। कांग्रेस में अंतर कला है, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन चेहरा कौन होगा इस पे चर्चा नहीं है कि कमल का फूल ही चेहरा होगा। मोदी जी को एक बार फिर आजमाया जा सकता है 2023 में भाजपा की ओर से राजस्थान में। खैर चले, लंबा वक्त है, लेकिन चर्चा करना लाजमी इस वजह से होगी कि जब राजनीतिक दलों को सब्र नहीं है 2023 की, तो आम जनता भी जानना चाहती है कि खिचड़ी पक कैसे रही है।
तो यही हमारा मुद्दा और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ, आपको तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। पहले आंदोलन, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पर बातें करना यहाँ ठीक होती थी, लेकिन अभी मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, पार्टी कोई सी भी हो, विपक्ष में आते ही तैयारी अगली बार की शुरू हो जाती है। मतलब सत्ता से बाहर रहना ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी दल को कोई मंजूर नहीं है। मुद्दे ऐसे है कि चाहे कोई सी पार्टी हो, कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, सामने वाले के नहीं। बेशक चेहरे बदलते दिखाई देते हो, लेकिन एक जैसी स्थितियां हो, लेकिन उस पर कोई बोलता नहीं है, सिर्फ सामने वाले पे अटैक करने की कोशिश की जाती है। अभी बीजेपी एक आक्रामक आंदोलन के मूड में है और वो आंदोलन करके वर्तमान सरकार पर हमला बोल सकती है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोरोना अगर ठीक रहा तो दिसंबर में इस आंदोलन की एक बड़ी रूपरेखा सामने आ सकती है, जब सरकार के 3 साल कंप्लीट होंगे। तो चर्चा इस वजह से है कि जब राजनीतिक दल को चिंतन कर रहा है, कोई मंथन कर रहा है, कोई अपनी बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो आम जनता भी जानना चाहती है कि इसके मायने क्या है। सर, इस चिंतन शिविर को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ योगेंद्र जी, चिंतन शिविर बहुत अच्छी बात है। और जिस जगह इन्होंने चित्तौड़ में किया है और ये कूलनेस थी, वहाँ मौसम बड़ा अनुकूल था। उदयपुर संभाग में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। सब बहुत ही शांत स्वभाव से और ठंडे दिमाग से चिंतन के लिए कोर कमेटी के सदस्य भी और जो और संगठन के जो इनके पदाधिकारी हैं वो सब मिले हैं। 2 दिन इन्होंने चर्चा की है काफी, और दर्शन, भगवान के दर्शन भी करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये सब चीजें वहाँ हुई हैं। तो एक तरह से हर पार्टी के लिए चिंतन मंथन और इस तरह की रिव्यू करना बहुत जरूरी है अपोजिशन में। और जैसा आपने अभी ये कहा कि समय से पूर्व कोई भी जो विपक्षी दल है वो शांति से बैठना नहीं चाहता। अभी 2 साल पड़े हैं और 2023 में पूरे 2 साल 3 महीने पड़े हैं चुनाव होने में, और अभी से 2023 का प्लान अपोजिशन वाली पार्टी बनाने जा रही है। वो आक्रामक भी होगी, आंदोलन करना चाहिए। तो जो चिंतन बैठक है वो इनका फोकस रहा कि ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से संगठन को मजबूत रखा जाए। एक तो ये था। दूसरा इनका ये था कि 2023 का जो मिशन है जिसमें हम मैक्सिमम सीटें लेकर के आए, उसके ऊपर इनका फोकस रहा है। इसमें ये देखने में नहीं आया कि जो इनके सीनियर लीडर्स में आपस में तनाव है या जो बयानबाजी है उसका कहीं जिक्र आता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण था कि जैसा अभी आपने कहा, किस चेहरे पर आप अगला इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, या मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनकी सफलताओं को लेकर के हम आगे का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ की सरकार का तो इनको विरोध करना इनका फर्ज है, उसमें कोई नई बात नहीं है, करना भी चाहिए, विपक्ष की पार्टी है। तो ये जो है ये किस तरह से, मतलब मुझे तो ये लगा चिंतन बैठक तो जरूर हुई है और कोई धारा बन के नहीं आई। अभी जैसे राजस्थान में अभी पिछले दिनों इन्होंने क्राइम के ऊपर काफी, विधानसभा के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, लाठियां भी चली। वो मुद्दा अभी निकल करके नहीं आया। उस पर क्या इन्होंने सोचा, लॉ एंड ऑर्डर पे? कोरोना पे इतना कुछ हुआ, लगभग 2 साल हो जाएंगे अगले साल, क्या किया उसका असेसमेंट नहीं किया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन्होंने 2 दिन में ये नहीं ले पाए, और इनका मुख्य जो फोकस रहा वो 2023 का विधानसभा चुनाव और आंदोलन की तैयारी और अपने संगठन को मजबूत करना, जिसमें जो इनके इंटरनल बिकरिंग है, सीनियर लीडर्स में तनाकशी है, वो नहीं थी। जैसे वसुंधरा राजे हैं, उस अपनी पुत्रवधू के स्वास्थ्य के कारण वहां नहीं जा पाए, गजेंद्र सिंह शेखावत वहां नहीं जा पाए, और जिन्होंने अभी विधानसभा में 1 दिन पहले लेटर लिखा था कैलाश मेघवाल जी, वो तो गए ही नहीं। तो वो जो मुद्दे रहे हैं, जो आपसी तनाव है, ये कांग्रेस पे कहते रहे कि कांग्रेस में मतलब ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। झगड़े इनके यहाँ भी कम नहीं है, एक आदमी के। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में। निश्चित रूप से कुछ चीजें गोपनीय बताई जा रही हैं। बीजेपी के कहना है कि कुछ हमारे एजेंडे हैं, हम क्योंकि हमारा एक इस तरह की विचारधारा है कि हम सरकार के अलावा, बनाने के अलावा, हमें जनहित के मुद्दों को भी ध्यान रखना होता है, हम सामाजिक सरोकार की भूमिका भी, ये सतीश पूनिया जी का कहना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि कभी भी आप देख के चलिए कि एक कमरे में अगर 5-7 लोगों में बात होती है, वो गोपनीय नहीं रह पाती है, बाहर निकल के आ जाती है। आंदोलन की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि एक जिक्र हुआ है, तो अब देखना होगा कि क्या निकल करके आता है। मदन जी, अगर इसमें पूरे में देखें तो हमने कोशिश की, वहां पे जो जितने पदाधिकारी गए हैं, ना भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल
का जिक्र किया गया, न वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी जी को ही 2023 में चेहरा बनाया जाएगा, या फिर संगठन की मजबूती के लिए, या अगर कहीं कोई लेकुन है संगठन में उसे दुरुस्त करने के लिए चिंतन था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए चिंतन मनन करती है। ये बात सही है कि कांग्रेस की तरह एक परिवार की पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, न एक व्यक्ति की पार्टी है जो कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस प्रकार से राजनीति कर रही है वैसी हमारी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक निर्णय होता है और चर्चा होती है बैठ करके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमने विभिन्न मुद्दों पर वहां पर चर्चा की है हमारी पार्टी के सक्षम नेतृत्व ने, और उसमें किस प्रकार से केंद्र की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से जनता तक पहुंचाएं, जनता को राहत देने का काम करें, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो ये चिंतन होता है। दूसरा ये है कि हम अपने पार्टी को किस प्रकार से और सुदृढ़ कर सकें, हम नीचे के स्तर तक मजबूत करके अभेद्य किला बना सकें, जिसको हम बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करें, अथवा पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, ये सारे मजबूत हो जाएं तो हमारा संगठन सुदृढ़ हो जाएगा। इन विषयों पर चर्चा होती है, इसके लिए जवाबदारियां बांटी जाती है। और जहां तक आपने कहा कि किसके कार्यकाल की प्रशंसा नहीं हुई, सबके कार्यकाल की प्रशंसा हुई। किसने कितना अच्छा काम किया कि बीमारू प्रदेश है और सक्षम प्रदेश किसने बनाया। ये सवाल इस वजह से उठा है, ये सवाल इस वजह से उठा है सर कि आपके जिन भी पदाधिकारियों से चर्चा की है उन्होंने यही कहा कि हमारे पास में चेहरे के नाम पे कमल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और कार्यकर्ताओं की हमारी अपनी फौज है। ये नहीं कहा गया कि पिछले सरकार में कार्यकाल में ये बेहतर काम हुए थे जिनको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, या भैरव सिंह जी की जो योजनाएं थी वो आज जनता के लिए कितनी प्रासंगिक हैं उनको लेकर के जाएंगे। ये बात किसी ने कही नहीं। इस वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या नया पैतरा, नया तरीका ही मंजूर होगा बीजेपी को। अब तक की जो सरकार जो केंद्रीय कमान या आला कमान के जरिए या केंद्रीय नेतृत्व के जरिए यहाँ तैयार की गई, चाहे मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी हो या वसुंधरा जी हो, उस कार्यकाल को आप लोग खारिज करते दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्योंकि जिक्र नहीं किया जा रहा किसी भी नेता के माध्यम से बाहर। देखिए, भैरव सिंह जी ने जो काम किए वो जनता के बीच में हम लोगों ने पहुंचाया। वसुंधरा जी ने जो काम किए वो जनता के बीच में हम लोगों ने पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। और केंद्र की जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है उसने जो कुछ भी विकास के काम किए वो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। चौपाल तक चर्चाएं हो रही है, बूथ स्तर तक सम्मेलन हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वो जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कमल यानी वसुंधरा जी में भी कमल है, नरेंद्र भाई मोदी जी में भी कमल है, अमित शाह में भी कमल है, सतीश पूनिया जी में भी कमल है। ये सब कमल ही है, ये कमल के ही, और इन सब के अंतःकरण में कमल है, दिल में कमल है। इसलिए कमल को ही आगे रख करके, और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए निश्चित रूप से उसको आगे तो करना ही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे काम किए, चाहे कश्मीर का मुद्दा सलटाया हो, चाहे राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त किया हो, अथवा जो ये CAA लागू किया हो, ये सब है। फिर जनता के बीच में आम आदमी की समृद्ध यानी उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सके इसके लिए योजनाएं देने का काम किया हो, वापस आऊंगा आपके पास में। सुरेश चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, सारी कवायद सरकार को सत्ता से बाहर करने की, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार उसे सत्ता से बाहर करना है 2023 में काबिज होना है। आपके लिए राहत की बात यह है कि अभी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि चंद दिन की मेहमान है सरकार। ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन 2023 को टारगेट जरूर किया गया है। योगेंद्र जी, मैं गोयल साहब की बात भी सुन रहा था, मदन जी की भी बात सुन रहा था। मदन जी का जो पार्टी का चिंतन शिविर था, इनका इंटरनल मामला है। इसमें इन्होंने चिंतन वसुंधरा जी को लाने पे किया, या कैलाश मेघवाल जी के लेटर बम पे किया, या अपनी योजनाओं पे किया, या किसान। मेरे को मदन जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन दिनों में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को 10 महीने से सड़क पे बैठा रखा है, देश की क्रीम प्रॉपर्टियां जितनी भी है उनको बेचने में लग रहे हैं। आडवाणी जी को अब संरक्षक मंडल से भी बात कर दिया। यहाँ इनके वृद्ध का सम्मान नहीं है। फिर मैं आता हूं चित्तौड़ पे, गोयल साहब बोल रहे थे वो वादियां अच्छी थी,
वो राजसमंद जिले में राजसमंद में मान लो, वहां भी वादियां अच्छी है, वहां के किले भी अच्छे हैं, तो उन्हीं किलों से इनके कल्पना आई है अभेद्य किला। मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी वृद्ध की इज्जत खत्म होती है वो घर ही नहीं चलता, और जिस घर में 10 मुखिया हो, जिस पार्टी में 10 मुखिया हो, वो पार्टी भी नहीं चलती है। खैर वो भी इनका इंटरन मामला है, चाहे 10 मुख्यमंत्री हो, हमें क्या लेना देना उससे। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत ने, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या चाहे मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने निर्णय करके मैनिफेस्टो के 70% काम करने का मामला हो, जो काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन काम के आधार पे हम कह सकते हैं कि हम राजस्थान की जनता के लिए चिंतित हैं। राजस्थान की जनता में हमने जो चुनाव के टाइम पे मैनिफेस्टो लेके गए थे, उन मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी को ये पूर्ण विश्वास है कि हम जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, हाथ के निशान पे गोविंद डोटासरा जी की अध्यक्षता में राजस्थान में जो काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता के सामने, राजस्थान की जनता के जनहित के काम करने के बाद में राजस्थान की जनता हमें आशीर्वाद देगी। राजस्थान का चाहे किसान हो, राजस्थान का चाहे गरीब हो, सुरेश जी, तो आपको लग रहा है, राजस्थान का चाहे बेरोजगार हो, सुरेश जी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है राजस्थान में, और अगर प्रतिपक्ष अगर कोई बात करे तो महज एक रस्म अदायगी है वो, ऐसा कोई नहीं, हम ये चाहते हैं योगेंद्र जी कि विपक्ष हो, लेकिन ये विपक्ष है ही नहीं। कोविड के गोयल साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे बाद में इनसे पूछ लेना, इनके 72 विधायक थे, 25 सांसद थे। ये 25 सांसद अगर सारे मिलके 25 ऑक्सीजन सिलेंडर भी एक्स्ट्रा दिलवा लेते तो हमें खुशी होती। ये 25 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री जी से राजस्थान के लिए एक्स्ट्रा ले आते, हमें खुशी होती। ये सांसद बाहर निकल के जनता में, जनता की सेवा करने के लिए, जनता को तसल्ली दिलाने के लिए, जनता के सुख दुख का हिस्सा बनने के लिए, और हमारी कहीं भी, मैं ये कह रहा हूं सरकार हम चला रहे हैं, जो करता उसे त्रुटि होगी, हमसे भी कमी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण ठीक कर दिया हमने, हमसे भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन उस त्रुटि को लेके विपक्षी पार्टी बोल्ड विपक्ष के रूप में खड़ी होकर सत्तासीन पार्टी को बार बार चेताती रहे, बार बार याद दिलाती रहे, बार बार जनता की आवाज बनती रहे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इन्होंने वापस आ रहा हूं। घर की लड़ाई से बाहर ही नहीं निकले। एक शब्द और बता दूं मैं कि सुन लो, सतीश जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी ने ये कहा है कि इसमें मंथन करने से विष निकला है, और विष कांग्रेस के लिए है। तो दूसरे के खुद के कांच के महल होते हैं, दूसरे के कांच के महल को फोड़ने की कोशिश करता है, उसके पत्थर उसकी ही कांच पे आते हैं। तो ये विष कहीं इनमें नहीं डूब जाए, ये भी ध्यान रखें। चलिए गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। विष कांग्रेस के खाते में है, खैर ये कितना विषैला है, क्या रहेगा, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी अभी। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी राठौड़ साहब कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से हर कार्यकाल का जिक्र भी किया है, कार्यकर्ताओं को बताया भी गया है कौन सी योजना, लेकिन वहां जो लोग उपस्थित हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। और कांग्रेस के एक कदावर नेता, राजस्थान सरकार के मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियास, उनका कहना है कि कई बार महाराणा प्रताप को लेकर के बीजेपी ने अंतर्मन की बातें की हैं, उन पर किस तरह से टिप्पणियां की हैं, उनको पाटने के लिए ये जगह चुनी है ताकि, और अब उन्होंने जो भी कहा है वो तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जाके माफी मांगे हल्दी घाटी में, या जो भी उनकी समाधि पे जाइए, ये सब तो नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस इस बात को खारिज कर रही है कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। बिना मुद्दे के 2 साल निकालना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जनहित के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से उन मुद्दों को संवारने में लगी हुई हैं कि हमें कैसे काउंटर करके दूसरे के पाले में बॉल डालना। यही स्मार्टनेस राजस्थान हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, सब जगह की जा रही है। लेकिन क्या इसे मान सकता हूं कि वास्तव में यही एक बड़ी वजह है कि राजनीतिक दलों के आंदोलनों में जन आंदोलन जिसे रूप दिया जाता था वो दिखाई नहीं देता, केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखाई देते हैं। जनता समझने लग गई कि चेहरे बदलते हैं, चीजें सब एक जैसी है।
म्यूट है सर, आपके यहाँ से म्यूट है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे ये अभी चिंतन बैठक से पहले, मैंने पहले भी कहा कि चिंतन बैठक से पहले इन लोगों ने राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे दूसरी विषयों पर काफी कुछ किया, काफी कुछ कहा, पर वहां ये नजर नहीं। वहां जो आपने अभी कहा कि जो वहां प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप पे जो कटारिया साहब ने टिप्पणी की थी और उसके बाद जो बवाल मचा था, उसका एक ही कारण था। दूसरा कारण ये था कि वहां 2 चुनाव आ रहे हैं, बल्लभगढ़ के और दारियावाड़ के। वो भी इनके दिमाग में था, उनको हम एक सीट को तो मेंटेन करें जो इनकी है, दूसरी को भी लेने की कोशिश करें। तो मुद्दे इनके अपने इंटरनल बहुत सारे हैं जो जग जाहिर नहीं हुए। तो ये मुद्दे विहीन तो हैं। अभी मैंने जैसा पहले भी कहा कि अभी तो पूरे 2 साल 3 महीने पड़े हैं, इतने ज्यादा समय में कैसे मुद्दों को आप रिवाइव रखेंगे। अभी एक तरह से ये संगठनात्मक इनकी मीटिंग थी, चिंतन शिविर था, और इसमें ना जो इनके खिलाफ हैं, जो पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयां हैं, उनके नेता वहां थे, ना दूसरे थे। सिर्फ एक तरह से गोलमाल करके एक प्रोजेक्ट करने के लिए हमारा मिशन 23 है और हम जो है अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर के यही इनका ध्येय नजर आता है जनता से और इन चीजों से। कोरोना पे तो इतनी बड़ी बहस की जरूरत थी कि भाई वैसे तो बहुत कुछ कहते हैं इनके नेता, और वहां उठाना चाहिए था। अच्छा, जब भी कभी चिंतन बैठक होती है या रिव्यू मीटिंग होती है, हर पार्टी रेजोल्यूशंस पास करती है, पॉलिटिकल पास करती है और प्रोग्राम के ऊपर करती है और सरकार के खिलाफ करती है। तीनों ही रेजोल्यूशन अभी तक तो नजर में नहीं है। कभी कभी एक आर्थिक प्रस्ताव भी आ जाता है साथ में। हाँ, वही मैं कह रहा था कि आर्थिक प्रस्ताव आता है कि सरकार, अभी सीएजी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें जो विधानसभा में जाते जाते रखे गए हैं, तो 2020 तक का उन्होंने दिया है, 2019-20 का असेसमेंट दिया है। एजुकेशन पे, फाइनेंसेस पे, सब्सिडीज पे, इतने सारे मुद्दों पे उस सीएजी की रिपोर्ट है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जो मुद्दे वो तो है ही नहीं है। बस ठीक है कि इट्स ए गुड गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस इज ए गुड गैदरिंग फॉर देम, और उसका नतीजे जो आएंगे वो आगे भविष्य में आएंगे। पार्टी तो अपोजिशन में है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और सशक्त पार्टी है। ऐसा इसको ऑर्डिनरीली भी नहीं ले सकते। ठीक है, इंटरनल फाइटिंग तो हर पार्टी में होती है, कांग्रेस में भी खूब है, बीजेपी में भी खूब है, सब जगह होती है। पंजाब में आप देख ही चुके हैं नाटक, यहाँ भी नाटक थोड़े दिनों में होगा, राजस्थान में भी। और जैसा आप कह रहे थे सुरेश जी भाई साहब कि यहाँ जो है वो मतलब कोरोना पे इतना कुछ हुआ 1.5 साल में, कौन सा एमपी बाहर निकल करके आया है जिसने राजस्थान की जनता को सपोर्ट किया? मेरे को तो नजर नहीं है। मदन जी, ये सवाल बड़ा उठ रहा है कि आप की पार्टी की पूरी मेजोरिटी के साथ में 25 सांसद आप लोगों के यहाँ से गए, हनुमान राज्यसभा के भी हैं। हाँ, आपके हनुमान बेनीवाल से आपका अलायंस था, वो भी आपके खाते में चुन करके गए थे आरएलपी से। अब बेशक वो दूर हो गए हूं, लेकिन ये कांग्रेस अक्सर ये सवाल खड़ा करती है, आने वाले दिनों में जैसे आपकी तैयारी है उसी तरह से कांग्रेस की तैयारी भी होगी कोविड को लेकर के। अभी मुख्यमंत्री जैसे बाहर निकलेंगे, बैठकें भी होंगी, क्योंकि बचाव इनको भी करना है, और 2023 में ये भी रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कि हमने इस मिथक को तोड़ दिया, वर्षों बाद में हम सरकार में वापसी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का भी अपना एजेंडा है। लेकिन जैसे अभी गोयल साहब कह रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगा, पार्टियों के पास में मुद्दे बहुत सारे हैं, चीजें नहीं है, चीजें भी वैसे ही हैं। आप दोनों को मैंने बहुत देखा है कि राजनीतिक आंदोलनों में काफी हिस्सा लिया है, जनता की आवाज भी बने, लेकिन वो धार अब दिखाई नहीं दे रही है। ना बीजेपी में दिखाई देती है, ना कांग्रेस में दिखाई देती है। कांग्रेस आज यहाँ सत्ता में हो सकती है, कहीं दूसरी जगह विपक्ष में होगी। आज आंदोलन हो गए 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम। आप लोगों से ज्यादा वक्त तो पटवारी, कानूनगो, दूसरे लोग वही अपना आंदोलन लंबा खींच करके चल रहे हैं, कम से कम अपने साथियों को जोड़ पाते हैं। कोई राजनीतिक दल का इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं है। आपकी नजर में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कांग्रेस की नजर में बीजेपी के लोग बाहर नहीं निकलते। कोविड के दरमियान वो चाहते तो सरकार से मदद दिला सकते थे। केंद्र सरकार के साथ में जो हमारा डेवलपमेंट का रेशो है वो 90-10 था, उसको 50-50 कर दिया। कई उसमें जो योजनाएं उनमें ये सरकार के एजेंडे में है। ये आने वाले दिनों में आपकी तैयारी जैसी है वैसे इन लोगों की भी तैयारी होगी। तो आंदोलन भी एक इस तरह का नब्ज जनता की नहीं पकड़ पा रहा है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से हैं, कानून व्यवस्था भी है, जो आप लोग आए दिन उठाते हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जन आंदोलन आप लोग खड़ा नहीं कर पाए। देखिए, एक बात तो ये, मैं चौधरी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वरिष्ठों का पूरा सम्मान है।
नरेंद्र भाई मोदी जी जब कभी भी कहीं भी विदेश यात्रा करते हैं तो पहले आडवाणी जी के यहाँ जाकर के पैर छू करके और आशीर्वाद लेकर के फिर निकलते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों का पूरा सम्मान है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने कोविड के समय में जो जो सहयोग किया वो राज्य सरकार उसका उपयोग ही नहीं कर पाई। कई वेंटिलेटर्स पड़े रहे अस्पतालों में, जो ये राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाई। वो तो खराब सप्लाई किए थे, खराब वेंटिलेटर सप्लाई किए थे सरकार ने। ये सरकार करने की आदत में नहीं को बचाया है। और हिंदुस्तान में भी जिस प्रकार की मुहिम चलाई और इस प्रकार से लॉकडाउन का जो कार्यक्रम किया, पहले ये आलोचना करते थे, यही वैक्सीनेशन की आलोचना करते थे, ये कांग्रेस के लोग सहयोग नहीं करते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ये सब काम किया। ये पूरी जनता स्टिल हो गया राजस्थान के नहीं, हिंदू केंद्र ने कितने विकास के काम किए हिंदुस्तान के जी। जानती है। आंदोलन की बात है, जहां तक हमारे मदन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मदन जी आ रहा हूँ, मदन जी आ रहा हूँ, मदन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपका की बात को लेकर के चलते हैं। आपका महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जान देने को तैयार है, कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उनकी बात को लेकर के ये राजनीति करना चाहते हैं। अरे कोई शब्द चयन हो गया जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली, उस विषय को ये लेकर के मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जनता जानती है, हमारे अंदर अंतःकरण में किस प्रकार के भाव है, किस प्रकार के। एक बात मैं जानना चाहूंगा, राजनीति में ये बड़प्पन दिखना नहीं पड़ने वाला है, राजनीति में ये बड़प्पन चाहिए। अगर कोई गलती होती पता नहीं क्या हो गया, इनके पास में कोई काम नहीं है। अरे इनके मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के लिए नकारा, निकम्मा, ये क्या क्या कहते थे। 2 महीने से तो मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकले। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा इन्होंने विकास का काम किया है? बाहर निकलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि विस्तार की बात की तो भंडा फूट जाएगा इनका। ये सरकार तुरंत चलिए जवाब दिलवाता हूँ सर, जवाब दिलवाता हूँ मैं, राठौर साहब जवाब दिलवाता हूँ। सुरेश चौधरी जी भी जवाब देने को आतुर हैं। सुरेश जी, यहाँ पे जो सामग्री केंद्र से मिली, वो चाहे इक्विपमेंट्स हो या फिर मेडिकल जो रिलीफ दी गई, यहाँ पे मेडिकल संसाधनों को भेजा गया, उनको सरकार समय पर उपयोग नहीं करी, दूसरे राज्यों में भेजती रही। ये बीजेपी अक्सर इस बात को उठाती है, लेकिन अभी भी कोई जनता से जुड़ा कोई मुद्दा ये सारे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि कहीं पे भी जनता का आंदोलन, जनता की आवाज बन नहीं पा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। योगेंद्र जी, मदन जी भूल गए थे कि वो टीवी बहस में बैठे हैं। वो ऐसे बोल रहे थे कि किसी सभा में स्पीच दे रहे हो। बात मुद्दों की है, बात मुद्दों की है। जब वेंटिलेटर सप्लाई किए, डॉक्टर ने यूज करना चाहा, स्टार्ट ही नहीं हुए। देने वाले के वेंटिलेटर स्टार्ट नहीं हो, क्या करे राजस्थान का सरकार का डॉक्टर? एक बार। और इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, आडवाणी जी के श्री चरणों को नमन करके विदेश जाते हैं। अरे चरण तो छोड़ो, बेचारे को मीटिंग में ही बुला लिया करो। तो आडवाणी जी को पता है मदन जी, आपके भी वो नेता रहे हैं, आपकी मेरे को पता है, इस टीवी पे कई प्रतिबंध इनके नेता अभी भी हैं। है नहीं, वो तो आडवाणी जी जानते हैं। मोदी जी के भी नेता थे, मोदी जी नहीं होते तो आडवाणी जी नहीं होते तो मोदी जी नहीं होते। चलो इन बातों पे भी नहीं जाऊंगा मैं कहूंगा योगेंद्र जी, मुद्दे बहुत हैं। 346 रुपए का हम सिलेंडर देते थे, आज 1000 रुपए का दे रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है। हम पेट्रोल 60 रुपए, डीजल 54 रुपए देते थे, आज ये 105 रुपए, 111 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं, मुद्दा बहुत अच्छा है। हमारे टाइम पे दाल मिलती थी 60 रुपए, आज 160 रुपए दाल है, मुद्दा बहुत अच्छा है। हमारे टाइम पे खाने का तेल 70 रुपए लीटर मिलता था, आज 190 रुपए लीटर मिलता है, मुद्दा बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? धर्म पे, जाति पे, बिरादरी पे, वर्ग पे देश को लड़ाने का काम, आज जिस पार्टी ने ये सोच लिया हो कि धर्म के नाम पे लड़ा के और अपन देश की तरक्की करना चाहते हैं, जी ना सेठ को। आज ये कहते थे ना कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई आप बेच क्या रहे हो? अगर कांग्रेस ने 70 वर्ष में किया ही नहीं कुछ, तो आप बेच किसको रहे हो? आज देश को, आज जहां जहां एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा रास्ते निकलते थे रेलवे में,
बीएस चैनल में आज ऐसे एसेट्स जिनको खड़े करने में देश के, चाहे मैं कहूंगा पहले नाम इनका नेताओं का लेता हूं, चाहे अटल बिहारी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे नेहरू जी हो, उन नेताओं ने कैसे एफर्ट्स करके और इस देश में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए कारखाने लगाए, बड़े बड़े चीज खड़ी की, उस देश में आज ये बेचने लगे। आज किसी भी स्वतंत्र संस्था का स्वतंत्र रहने में इन्होंने ठप्पा लगा दिया। आज चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, सब संस्थाओं के सिस्टम को धराशायी कर दिया। दो व्यक्ति दो उद्योगपति 4 आदमी से देश चलाना चाहते हैं। ये 135 करोड़, ये लगातार आप लोग परिवार की बात कर रहे हैं। जी 135 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है। चाहे कांग्रेस गलती करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, वो सुन रहे हैं आपकी और मेरी बात। निर्णय उनको करना है। अपन कह सकते हैं, उनके समझ में आई है कि हम सिलेंडर 346 रुपए देते थे, 1000 दे रहे हो। हम डीजल 54 रुपए देते थे, आप 105 रुपए दे रहे हो। हम पेट्रोल 61 रुपए देते थे, आप 111 रुपए दे रहे हो। कांग्रेस के खाते में, ये भी कांग्रेस के खाते में कि कांग्रेस ने जिस तरह की पैदा की उसकी वजह से डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। कांग्रेस के खाते में इसलिए नहीं है कि जिस हेड में राजस्थान सरकार को 10% देना पड़ता था, आज 50% देना पड़ता है। अरे भाई, आप जब जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में भारत सरकार पैसा ले रही है, डेवलपमेंट की एजेंसियां स्टेट गवर्नमेंट है, आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा क्यों नहीं देना चाहते? और उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहते जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस जननायक को पैसा नहीं देना चाहते जो गरीब को गणेश मान के काम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति से आप डेवलपमेंट नहीं कराना चाहते जिसके कोविड व्यवस्था की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने की। देश का प्रधानमंत्री, जहां इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी प्रशंसा कर रहे हैं, आज ये बुराई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इनके कैबिनेट मंत्री राजस्थान में नजर नहीं है, इनके सांसद नजर नहीं है, तो चूहा बिल्ली का खेल खेलना बंद करें। चलिए, मैं राजस्थान की जनता के साथ हम भी जो हमने वादे किए हैं उसमें कहीं देने में चूक करेंगे तो जनता हमसे भी जवाब मांगेगी। आपसे जवाब मांग रही है कि वसुंधरा जी ने क्या, सिंह जी ने क्या, मदन जी सुनो, मदन जी बहुत सीनियर नेता है, एक बात सुने। आज अशोक गहलोत जी बीमार हैं, भैरव सिंह जी भी बीमार हुए थे, अमेरिका ऑपरेशन करवाया था, कांग्रेस ने भी सब दिया था, आपकी बीजेपी के नेताओं ने उस टाइम पे भी बगावत की थी। तो आप तो बगावत वाले लोग हैं, आपको जनता की चिंता है नहीं, जनता के दुख दर्द को आप समझते ही नहीं, क्योंकि आप तो दुख दर्द में रहे नहीं, आप वादियों के खिलाड़ी हैं। चलिए, समय कम है सर, समय कम है। आपने बहुत सारी बातें कही, मैं मदन जी से बस 30 सेकंड में उनका जवाब चाहूंगा। मदन जी, आपने सुना जो आरोप लगे अभी? देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, बाद में वो वेंटिलेटर्स चालू कैसे हो गए? जब ये कह रहे हैं कि राजस्थान ऐसे वेंटिलेटर भेज दिए जो कि हमारा यहाँ राजस्थान बाद में नए आए हैं, बाद में जब वो भी पूरे कमीशन, जब ये बताया कि हमने मंत्री कमीशन खा गया, नहीं करने लगे ये, तो वो चालू कैसे हो गए? आप ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए। और केंद्र ने तो राजस्थान को अधिक दिया है, चालू राजस्थान वो दिया, चलिए, समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर, समय हो चुका, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। ये आपने किस प्रकार का असहयोग का? अरे ये पहले राहुल गांधी जी खुद कहते थे ये वैक्सीन मत लगाओ, ये जनता में भ्रम पैदा करने का काम किया। हमने जनता का काम किया। समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा मैं। तो चलिए आने वाले दिनों में, हाँ, गोयल साहब, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज भी राहुल सुरेश जी गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे, एक बात सुनिए सर, आप कहिए अपनी बात, काइंड ऑफ एक बात सुनिए सुरेश जी, मदन जी, आप भी, अब ये चिंतन बैठक हुई, चिंतन बैठक में अभी जो पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन और 2-3 असेंबली चुनाव हुए थे, उनमें जो बीजेपी ने परफॉर्म किया, क्या उस पर इन्होंने चिंतन किया?
मैं आपको एक बात जिला प्रमुख और इसमें पंचायतों में अच्छी तरह से इनकी सरकारें गई। बीजेपी के बने, 3 जिला प्रमुख कांग्रेस के बने, सिरोही का जिला प्रमुख, वहां के चारों प्रधान और उप प्रधान, उप प्रमुख सब बीजेपी। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा। खैर चलिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इसी मंथन, चिंतन, चर्चाएं, आंदोलन ऐसे ही दिखाई तस्वीर क्या है, यानी अपनी तरफ से की जाती है तैयारी राजनीतिक दलों को अपने तरीके से करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।